जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और कैसे 14 राज्य से 28 राज्य हमारे देश में बने। तो इसको हम बहुत ध्यान से समझते हुए चलेंगे ताकि परीक्षा में अगर कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से आए तो वो गलत ना हो और उसे हम सही टिक कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि शायद हम सभी जानते ही हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके लिए कौन सा अधिनियम बना था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम, जो 1947 बनाया गया था। इससे भारत को दो देश में भारत जो है, भारत में से पाकिस्तान को अलग किया गया था। यानी कि भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनाए गए थे। कौन से एक्ट के द्वारा बने थे? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो अलग अलग देश बने थे, भारत और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो अलग हो चुका था, भारत अलग हो चुका था। उस समय जब ये विभाजन हुआ तो हमारे देश में उस समय कुल 562 रियासतें थीं, देसी रियासतें। और ये देसी रियासतें जो थीं, इनके लिए इसी स्वतंत्रता अधिनियम में एक 3 ऑप्शन रखे गए थे इनके सामने। वो 3 ऑप्शन जो है कौन कौन से थे कि या तो ये रियासतें भारत में मिल जाएं, या फिर ये हो पाक में जाके विलय कर सकती हैं, या फिर ये रियासतें भारतीय संघ में ही एक स्वतंत्र देश के रूप में रह सकती हैं। तो ऐसा इन रियासतों के सामने ऑप्शन रखा गया था। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये रियासतें भारतीय संघ के अंदर ही अगर स्वतंत्र देश के रूप में रहती तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता कि हमारा जो भारत देश है, इसके अंदर ये रियासतें फिर ये भी एक अलग अस्तित्व की मांग करती हैं और भारत जो है वो भी विभाजित हो जाता। तो उस समय हमारे देश में बुद्धिजीवी थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने वीपी मेनन की सहायता से इन रियासतों के विलय में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने क्या किया, इस देश में ये जो रजवाड़े थे, इन रियासतों के राजाओं से बात की और उसमें उनसे मतलब उनको समझा कर अनुरोध किया और उनको समझाया कि अब आप आइए और भारत में ही अपने जो रियासतें हैं इनका विलय कर दीजिए। तो इस प्रकार ये जो भी थे राजा उस समय के, वो अपनी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए सहमत हो गए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी रियासतें थी जो विलय नहीं कर रही थी। तो ये 3 रियासतें थी, जैसे कि हैदराबाद की रियासत, जूनागढ़ की रियासत और जम्मू कश्मीर की रियासत। तो हैदराबाद की रियासत को क्या किया गया, जो हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपना के इनको भी भारत में ही विलय करने का जो है प्रयास किया। तो उन्होंने हैदराबाद को, जो भारतीय सेना थी, उन्होंने हैदराबाद के साथ एक ऑपरेशन चलाया जिसको ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। पेपर में पूछा भी गया ऑपरेशन पोलो क्या है। तो आपको याद रखना है कि भारत में जब हैदराबाद के जो निज़ाम थे वो विलय नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने जब हैदराबाद का विलय करने से मना किया तो भारतीय सेना ने हैदराबाद को भारत संघ में विलय करने के लिए जो अभियान चलाया था उसे ही ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हैदराबाद का विलय कर लिया गया भारतीय संघ में। और जूनागढ़, जो कि गुजरात में आता था, तो जूनागढ़ जो कि पाकिस्तान में अपना विलय करवाना चाहता था, तो वहाँ पे क्या कराया कि जनमत संग्रह कराया गया था, जिसके आधार पर, जनमत संग्रह के आधार पर इसको भारत में विलय कर लिया गया। जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए थे और इस प्रकार जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारे देश में एक समस्या आने लगी कि रियासतें तो भारत में मिल चुकी थी, यानी कि रियासतों का एकीकरण तो हो चुका था भारत में, लेकिन अब समस्या थी कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जो है इन राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए। अब प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात होने लगी। तो और आप जानते भी हैं कि हमारे भारत का संविधान भी उस समय लिखा जा रहा था। तो भारत के संविधान में इसीलिए क्या किया गया, ये जो भारतीय संघ को है, भारतीय संघ को कितने भागों में, 4 भागों में बांट दिया गया भारतीय संघ को। और इस 4 भागों में जो बांटा था इसका वर्णन किया गया भाग 7 में। इसके प्रावधान लिखे गए भारतीय संविधान के अंतर्गत। हमारा भारतीय संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसी में भाग 7 में हमारे भारतीय संघ को 4 भागों में विभाजित किया। और ये 4 भाग कौन कौन से थे? एक भाग था ब्रिटिश प्रांत, इसमें वो वाले सभी प्रांत थे जो कि सीधे जिन पर ब्रिटिश का अधिकार था, यानी कि जो ब्रिटिश शासन के अंडर में थे, इसमें वो वाले प्रांत रखे गए थे भाग ए में। और भाग बी की बात करें तो इसमें वो देशी रियासतें थी जहाँ पे रजवाड़ों का शासन था, उनकी स्वयं की अपनी विधानमंडल थी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये देशी रियासत भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश प्रांत के अधीन ही संचालित थे।
और फिर है तीसरा भाग जो रखा गया था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र क्या होता था, जैसे कि आज के समय में जो हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उन केंद्र शासित प्रदेश पे जो है कहीं ना कहीं से भारत सरकार का जो है केंद्र का शासन होता है। इसी तरीके से एक चीफ कमिश्नरी पर भी पहले ब्रिटिश का शासन होता था। और चौथा भाग जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का रखा गया था। इसमें क्या था कि ये द्वीप समूह था, इसको अलग से इसमें जगह दी गई। तो इस प्रकार से जो भारत संघ है इसके 4 भागों में बांट दिया गया था। अब देश में जो भाषा के आधार पर जो है बातें हो रही थी कि राज्य के गठन की मांग चल रही थी, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जब हमारा देश आज़ाद जब हुआ था तो ये जो अंग्रेज़ थे ये यूरोप के थे, और यूरोप के जितने भी देश बने हुए हैं वो सब भाषा के आधार पर ही बने हुए हैं। जैसे आप समझने के लिए, जैसे पुर्तगाल है तो वहाँ पर पुर्तगाली भाषा बोली जाती है, जर्मनी में जर्मनी बोली जाती है, फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, और इंग्लैंड में इंग्लिश बोली जाती है। तो इस प्रकार के यूरोप के जो भी देश बने हैं वो भाषा के आधार पर बने हैं। तो उन्हीं को देखते हुए हमारे भारत में जो रियासतें थीं या जो भी प्रांत थे वो अपनी मांग करने लगे कि हमें भी भाषा के आधार पर अलग राज्य गठित किया जाए। तो इसी आधार पर, भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए क्या हुआ, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उस समय पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश थे SK धर, उनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, एक आयोग का गठन किया था जिसमें 4 सदस्य थे। SK धर इनका नाम रखना है कि सबसे पहले कौन सा आयोग बनाया गया था राज्यों के गठन के लिए, तो SK धर आयोग बना था जो कि जून 1948 में बनाया गया था। इसमें 4 सदस्य थे और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में सरकार को क्या सिफारिश थी, उन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि भौगोलिक एवं प्रशासनिक आधार पर ही राज्यों के पुनर्गठन का इन्होंने समर्थन किया था। तो फिर भी हमें देश में जो है मांग तेज होने लगी जब इनकी रिपोर्ट को देखते हुए। तो उसके बाद फिर से जो कांग्रेस की कार्यकारी समिति आई थी उसने भी क्या किया, फिर से अपनी एक कमेटी बनाई जिस कमेटी का नाम है JVP समिति। J का अर्थ है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, और V का अर्थ है यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल, और P का अर्थ है पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी धर आयोग के निर्णयों की जांच की, और इन्होंने भी फिर उन्हीं धर आयोग का ही समर्थन किया जिसमें इन्होंने कहा कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, यानी कि इन्होंने मांग को जो है खारिज कर दिया, भाषा के आधार पर मांग को खारिज कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो दक्षिण भारत में जो तेलुगु प्रांत था वहाँ पे भाषा को लेके जो आंदोलन है उग्र रूप धारण, वहाँ पे आंदोलन होने लगे, और आंदोलन को देखते देखते उसी आंदोलन के एक नेतृत्व करता थे तेलुगु भाषियों में श्री रामुल्लू, उनके नेतृत्व में आंदोलन हुआ। और आंदोलन पे वो जो रामुल्लू थे, पोटी श्री रामुल्लू, इनका नाम आपको याद रखना है, पोटी श्री रामुल्लू ये नाम पूछा गया है पेपर में पहले। ये आमरण अनशन करते हुए इनकी मृत्यु हो गई 58 दिन बाद। तो इनकी मृत्यु होने के बाद जो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया कि तेलुगु जो भाषी थे उनके लिए एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश की गठन की घोषणा कर दी। तो इस हिसाब से जो आंध्र प्रदेश था ये 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत में ऐसा पहला राज्य बना था जो कि भाषा के आधार पर गठित हुआ था। याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो आप आंध्र प्रदेश को ही टिक करेंगे। कब बना था? सन 1953 में बना था, याद रखना। इसका फजल अली आयोग से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। तो ये पहला राज्य बना। और इसके बाद क्या हुआ, और आंध्र प्रदेश की राजधानी को उस समय करनूल बनाया गया था। ये तो इससे महत्वपूर्ण बातें हो गई। लेकिन आप जानते हैं कि देश में जैसे कि अन्य भी जो प्रांत थे वो भी मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर राज्य के गठन की। तो उसी को देखते हुए फिर सन 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग बना जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे फजल अली।
कौन बने थे इसके अध्यक्ष? फजल अली को अध्यक्ष बनाया, जबकि इसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। तो इस आयोग को इनके नाम से भी जाना जाता है कि फजल अली आयोग क्या है। तो फजल अली आयोग जो है राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है, जिसमें तीन लोग थे। इसके अध्यक्ष फजल अली थे और सदस्य में हृदयनाथ कुंजरू, जिसको H.N. कुंजरू भी लिखते हैं, और के.एम. पडिक्कर। इन्होंने क्या सिफारिश दी थी? इन्होंने कहा था अपनी सिफारिश में कि ये जो है भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन है, इन्होंने इसका समर्थन तो किया ही, साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि इसमें भौगोलिक एवं प्रशासनिक सुविधा, भाषा के आधार पर समर्थन किया और भौगोलिक एवं प्रशासनिक सुविधा का भी इन्होंने कहा कि इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए पुनर्गठन के समय पे। तो इसी आधार पर क्या हुआ, जुलाई 1956 में जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है पास किया गया, और इसके आधार पर जो भारत में 7वां संविधान, जो हमारा संविधान था भारतीय संविधान, इसमें 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956, और इससे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है उसके आधार पर भारत में 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन से संविधान संशोधन के थ्रू हुआ है? तो 7वां संविधान संशोधन है, और इससे 14 राज्य बने हैं और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, और इससे भाग 7 को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि भाग 7 में क्या था, अभी आपने देखा था ऊपर कि भाग 7 जो था, भाग 7 में जो है भारतीय संघ को 4 भागों में विभाजित किया था, ब्रिटिश प्रांत, देशी, ये जो 4 प्रांत थे। और जो 7वां संविधान संशोधन जो हुआ तो इसमें क्या हुआ, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। कई बार ये पूछा गया, इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है हर हाल में। तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, ये कौन कौन से थे। देखते हैं इसको, क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि जो 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे फजल अली आयोग के तहत, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे, या फिर इनमें से 4 ऑप्शन लिखे होंगे, जिसमें 3 नाम तो दिए होंगे जो कि 14 राज्य में शामिल थे, और एक राज्य ऐसा दे दिया होगा जो कि शामिल नहीं था। तो आपको वही इसमें छांटना होगा। तो इसमें 14 राज्य कौन से बने थे, इसको याद कर लेते हैं। इसको अगर मेरी बात माने आप, तो बिना किसी ट्रिक के आप भारत का मैप सामने रखिए आप, अगर आपको मैप के पोजीशन में इन राज्यों की स्थिति पता है तो आप उसी से आसानी से समझ पाएंगे कि कौन कौन से नए राज्य बने थे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें उत्तर से, हम पूर्व से बात करते हैं। देखिए, पूर्व में पहले एक ही राज्य था, वो कौन सा था? असम। और उसके बाद फिर बिहार की बात कर लेते हैं, असम, उसके बाद हम बिहार पे आ गए। फिर देखिए इसके बाद इसमें दिया है पश्चिमी बंगाल। तो हम अभी पूर्व से चल रहे हैं, तो असम था, बिहार था, पश्चिमी बंगाल था। इसके बाद आप देखिए, इसमें पश्चिमी बंगाल के पास में ही है ये उड़ीसा, इधर से उड़ीसा हो गया। और अब इधर देखिए, एक मध्य प्रदेश, इधर से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के ऊपर पंजाब, पंजाब के ऊपर है कश्मीर। ठीक है, इनको मैप वाइज ही देखना, तो आप इसको याद रख पाएंगे। इसके बाद आप थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, तो दक्षिण में अगर देखिए, तो देखिए एक तो था बम्बई, नाम याद रखना है, बम्बई नाम था तब इसका, इसमें मुंबई या महाराष्ट्र नहीं लिखा है, तो तब बम्बई था। और इसके बाद है इसमें फिर केरल, केरल के बाद मद्रास, जो कि चेन्नई है वर्तमान में, तमिलनाडु। तो मद्रास का ही पुराना नाम, चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है, और मैसूर जो कि वर्तमान में कर्नाटक है। इसके बाद है इसमें एक राजस्थान, जो कि पश्चिम का है ये, और आंध्र प्रदेश तो पहले ही बन चुका था, ये आंध्र प्रदेश 14वां। इस प्रकार से 14 राज्य हो गए। तो एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए, स्टेट वाइज, मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसको रिकॉल करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम ऊपर से, ठीक है। ऊपर से देखें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नीचे पंजाब हो गया, पंजाब के बाद फिर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो गया, फिर मध्य प्रदेश हो गया। इधर से देखें तो नीचे हो गया आपका राजस्थान, राजस्थान हो गया। अब आप इधर चलिए, पूर्व की तरफ चलते हैं हम। तो पूर्व की तरफ अगर चलें तो कौन हो गया सब, इधर से देखिए पूर्व में एक तो पश्चिमी बंगाल हो गया, इधर से पश्चिमी बंगाल के बाद उड़ीसा भी इसी में ले लीजिए इधर से, और इसमें असम हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। इसके बाद अब कौन से बचे बीच में देखेंगे हम, तो देखिए दक्षिण में बम्बई, केरल, मद्रास, और मद्रास के बाद मैसूर,
और आंध्र प्रदेश। राजस्थान कहाँ पे हो गया? ये राजस्थान पश्चिम में हो गया। इस प्रकार से ये 14 राज्य हो गए। अगर आप एक दो बार मैप के थ्रू याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे बिना किसी ट्रिक के। बच्चे अक्सर ट्रिक ही यूज़ करते हैं और मुझे लगता है ट्रिक अगर हम याद कर लेते तो शायद हम उसको कालांतर में भूल भी जाते हैं। तो आप समझ के याद कीजिए ताकि आप उसको हमेशा याद रख पाएँ। और इसके बाद इसमें 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बने थे, इनके नाम भी देख लेते हैं। तो एक तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, ये 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, जो कि जिसमें बाद में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा ये बाद में इनको पूर्ण राज्य बना दिया गया था, जिसको हम आगे अभी समझेंगे। तो अब चलिए और आगे की चीज़ें देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये 14 राज्य थे और बाद में कैसे हमारे देश में 28 राज्य बन गए और जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और कैसे ये 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो इसको भी चलो चर्चा कर लेते हैं। अब सबसे पहले देखिए, जो सबसे पहले 15वां जो राज्य बना था, अब हम इसको देख लेते हैं, पिक वाइज देखते हैं। इस पिक में देखिए मैंने स्थापना वर्ष भी लिखा हुआ, नई गठन। तो आंध्र प्रदेश तो 53 में बन चुका था। अब मैंने इसमें लिखा है महाराष्ट्र, इसमें मुंबई नहीं लिखा हुआ है। तो देखिए मुंबई का जो प्रांत था उस समय मुंबई में मराठा और गुजराती 2 भाषाओं को बोलने वाले लोग थे। तो जो गुजराती बोलने वाले थे तो वो जो मुंबई से ऊपर का जो क्षेत्र था वो उत्तरी मुंबई कहलाता था। तो वहाँ पे जो गुजराती वाले लोग थे वो उग्र रूप से आंदोलन करने लगे कि हमारे लिए पृथक राज्य बनाया जाए गुजराती भाषाओं के लिए, गुजराती भाषी लोगों के लिए। तो मुंबई में से ही क्या कर दिया गया, मुंबई जो था पहले ये दोनों मुंबई के अंडर में आते थे और मुंबई में से महाराष्ट्र और गुजरात नाम के 2 अलग अलग प्रांत बने। तो मुंबई का नाम तो महाराष्ट्र कर दिया गया और गुजरात जो है फिर 15वां राज्य बना। याद रखना है 15वां राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है गुजरात है, जो कि कब बना था 1 मई 1960 को। तो इस तरीके से आप इन दोनों को याद रखेंगे। सबसे पहले गुजरात 15वां बना, इसके बाद फिर हुआ नागालैंड। तो नागालैंड को जो है ये नागालैंड 16वां राज्य बना था, जिसको असम में से अलग करके बनाया गया। असम में जो है इसके पूर्वी असम में नागा जाति के लोग थे। पूर्वी असम में नागा जाति वाले लोग जो हैं वो अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। नागा जनजाति रहती थी, उन्होंने जब मांग की तो उनकी मांग को जायज़ भी माना गया और नागालैंड का गठन किया गया। कब किया गया ये 1963 में, याद रखना है 1963 में इसका हुआ। और ये इसके लिए 13वां संविधान संशोधन लाया गया था। 13वां संविधान संशोधन है, आपको ये भी याद रखना। नागालैंड कब बना है, 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। आप कुछ बातों को आप सुनते चलिए, वो भी ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ तो मैं नहीं लिख सकती हूँ इधर। अब अगला है अब हरियाणा, 17वां राज्य बना था जो हरियाणा को पंजाब में से अलग करके बनाया गया। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो 1 नवंबर 1966 को बना था। फिर हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश यूटी था, मैंने भी 6 केंद्र शासित प्रदेश से उसमें पढ़ाया था। तो हिमाचल प्रदेश को तो 18वां राज्य घोषित किया गया। और कब बना ये 25 जनवरी 1971 को। तो इस तरीके से 18 राज्य बन चुके थे। और इसके बाद 72 में 3 राज्य बने। कौन कौन से 3 राज्य बने, देखिए मेघालय को तो असम में से अलग करके बनाया गया था। याद रखना है मेघालय असम में से अलग करके बनाया गया, जो कि 1972 में बना। साथ ही मणिपुर और त्रिपुरा, जो कि दोनों ही क्या थे, यूटी थे, उन दोनों को भी क्या बना दिया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1972 में। यानी कि 1972 में हमारे 3 राज्य बने हैं, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ट्रिक अगर जैसे आप समझना चाहें तो इसको ऐसे देखिए, निमोनिक्स यूज़ कर लिए। मेघालय के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया MG, और मणिपुर के लिए कर दिया MN, त्रिपुरा के लिए मैंने कर दिया T। तो MG MNT आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। MG मेघालय, MN मणिपुर और T से त्रिपुरा, ये तीनों ही 1972 में बने हैं। एक बार इसको ऊपर से फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि सन वाइज भी ये याद हो जाए, ताकि अगर पेपर में आए कि इनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तो हम इसको स्थापना के वर्ष को सही क्रम में व्यवस्थित भी कर पाएँ। सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना है, ठीक है, और महाराष्ट्र और गुजरात को एक साथ याद कीजिए। और इसके बाद नागालैंड जो है 3 साल बाद, इसमें अगर +3 कर दें तो नागालैंड बना गया 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके बाद फिर नागालैंड के बाद हरियाणा जो है, हरियाणा बना है 1966 में। इसमें भी अगर 3 प्लस कर दीजिए
तो हरियाणा बन गया 3 साल बाद। फिर 5 साल बाद कितना है, फिर हिमाचल प्रदेश के लिए 5 साल प्लस कर दीजिए, इसमें 5 प्लस कर दिया तो 1971 में हिमाचल प्रदेश बना है, जो कि पहले यूटी था। और फिर 72 में 3 राज्य बने हैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। इसके लिए मैंने तीनों को याद क्रम से रखना है, क्योंकि MG MNT ये क्रम से पूछे गए हैं, इसलिए MG MNT इस तरीके से इनको याद रखेंगे। इसके बाद देखिए सिक्किम हमारे भारत का जो 22वां राज्य बना है। सिक्किम के लिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिक्किम को जो है 36वां संविधान संशोधन हुआ था। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम जो था ये हमारे भारत में नहीं था। हमारे भारत को पहले जो भारत जो है इसको भारत के द्वारा इसको शासित किया जाता था, लेकिन सिक्किम पहले दूसरे सिक्किम को भारत में मिलाया गया है। तो सिक्किम जो भारत का राज्य बना, पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको शामिल किया गया था, लेकिन इसको भारत में जो शामिल किया गया पूर्ण राज्य का दर्जा जो इसको दिया गया है वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में दिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत का 22वां राज्य कौन सा है, इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा मिलाया गया है और कब मिलाया गया, कब पूर्ण राज्य बना। तो इस तरीके से सिक्किम को याद रखना है। फिर 23वां राज्य बना मिजोरम, 24वां अरुणाचल प्रदेश और 25वां गोवा। ये तीनों ही 1987 में बने हैं। तो पहले इसमें से मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को देखेंगे हम। मिजोरम जो है ये 53वें संविधान संशोधन के द्वारा बना है। मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम बना है 53वें संविधान संशोधन के द्वारा, और अरुणाचल प्रदेश बना है 55वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये संविधान संशोधन भी थोड़ा याद रख लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आयोग पूछ लेता है। तो 53वें में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बना है 55वें के द्वारा। दोनों 1987 में बने थे, सेम डे को बने हैं, असम में से अलग करके बनाए गए हैं। ये लिखा है मैंने असम। जबकि गोवा जो था, गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था। तो गोवा को मैं गोवा को पहले समझाती हूँ। गोवा को जो है पहले हमारे देश में सबसे पहले आपको पता होगा कि पुर्तगाली आए थे हमारे देश में। अगर बात करें यूरोपीय शक्तियों में तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, और पुर्तगालियों में भी सबसे पहले आए हैं और सबसे बाद में गए हैं। अब सबसे बाद में कैसे गए हैं, तो हमारा देश जो है 1947 में अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन जो गोवा है, गोवा में अभी भी पुर्तगाली रह रहे थे। तो उन्हीं गोवा से उस गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए जो है ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय जो है सन 1961 में चलाया गया था, और 1961 में फिर गोवा और दमन और दीव जो कि पुर्तगालियों के कब्जे में थे, उसको भारतीय सेना ने भारत सरकार में मिला दिया, यानी कि भारत में मिल गई फिर ये गोवा और पुडुचेरी। इसके बाद गोवा और दमन और दीव ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बन के रूप में भारत में शामिल हो गए। इसके बाद सन 1987 में गोवा को जो है 25वां राज्य घोषित किया गया, भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब ये यूटी नहीं रहा, अब केवल दमन और दीव जो थे वही बस यूटी रह गए थे। इस तरीके से गोवा को पुर्तगालियों से लिया गया। फिर बात करते हैं 26, 27 और 28 राज्य कैसे बने। तो 26, 27, 28 को हम एक साथ देखेंगे। 26वां जो है छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को। ये तीनों राज्य बने हैं सन 2000 में। छत्तीसगढ़ MP से अलग करके बना है। उत्तराखंड जो है वो UP से अलग करके बना है। पहले जब ये अलग हुआ था UP से, तब इसको उत्तरांचल कहा जाता था, जो कि 9 नवंबर 2000 को बना था। और झारखंड जो है 28वां राज्य बना है, ये बिहार से अलग होकर बना है 15 नवंबर 2000 को। तो इनका देखो कई बार ऑर्डर भी पूछा गया है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, इनको तो इसको ऐसे करके बोल देते हैं। इनका फर्स्ट लेटर छ, उ और झा, छऊ झा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं एक निमोनिक के रूप में। ये इनकी स्थापना किस प्रकार हुई। फिर इसके बाद जो 29वां राज्य बना था वो था तेलंगाना। इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था सन 2014 में। तो सबसे अंतिम राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ है वो तेलंगाना है, जबकि सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर गठित हुआ था वो था आंध्र प्रदेश आपका। तो अब हमारे देश में कितने राज्य हो चुके थे, कुल 29 राज्य हो चुके थे। अब बात करते हैं हम पौंडीचेरी की। अब ये पौंडीचेरी कैसे आया। अब देखिए, जैसे पुर्तगालियों का कब्जा तो गोवा, दमन और दीव पे था, और जो पौंडीचेरी था इस पे था फ्रांस का कब्जा। तो फ्रांसीसी सरकार और हमारी भारतीय सेना ने आपस में युद्ध हुआ दोनों के बीच में। इसके बाद पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से लिया गया।
तो ये सन 1954 में भारत सरकार में मिलाया गया। और गोवा दमन दीव तो मैंने बताया सन 1961 में ये मिले थे। इस प्रकार ये यूटीज़ हो चुके थे हमारे देश में। अब वो बात करते हैं कि जो ये 29वां राज्य जो है 28 कैसे रह गए। तो सन 2019 में धारा 370 जो कि जम्मू और कश्मीर में जम्मू कश्मीर राज्य में थी, तो 19 अक्टूबर सन 2019 में क्या हुआ। 19 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को जो है ख़त्म कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कब बनाए गए हैं ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने शायद लिखा है, हाँ देखिए, तो ये लिखा हुआ है कि 31 अक्टूबर 2019 में धारा 370 को ख़त्म किया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। इस प्रकार अब हमारे देश में कितने यूनियन टेरिटरी हो चुके थे सारे, कुल मिला के 9 हो चुके थे। इसको रिकॉल कर लीजिए। देखिए 6 तो शुरू में थे, हैं 6 के बाद इसके बाद ये दमन और दीव बना, फिर एक गोवा भी था और उसके बाद एक जो बना था लास्ट में पौंडीचेरी भी है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस प्रकार से 9 हो चुके हैं ये। अब इन 9 को कैसे ख़त्म किया गया, तो देखिए जो सन 1966 में जो है चंडीगढ़ जो हरियाणा राज्य बना था 1966 में, तो पंजाब से हरियाणा जब अलग करके जब बनाया गया था तो उसमें चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इन दोनों ही राज्य की राजधानी बना दिया गया था। और 20 जनवरी 1987 में दमन और दीव जो अकेला केंद्र शासित प्रदेश रह गया था। 20 जनवरी 2020 को ये लिखा शायद होगा इसमें, 20 जनवरी 2020 को क्या हुआ, दादरा और नगर हवेली जो थे और दमन और दीव इन दोनों का विलय कर लिया गया और इन दोनों की जगह एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो कब बनाया है, 20 जनवरी 2020 को बनाया हुआ है, दोनों का विलय करके। तो अब जम्मू कश्मीर राज्य था वो तो ख़त्म हो गया, तो 29 की जगह अब कितने राज्य बचे, कुल 28 राज्य बचे, याद रखिए। और केंद्र शासित प्रदेश कितने रह गए, जो 9 हो चुके थे वो रह गए थे 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इस प्रकार देखिए 14 राज्य थे और 14 से 28 राज्य बन गए हमारे देश में, और जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे वहाँ से 8 केंद्र शासित प्रदेश और बन गए हमारे देश में। अब कुछ और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे देश में जो नए राज्यों की स्थापना जो होती है वो कौन से अनुच्छेद के तहत होती है। तो देखिए इसका वर्णन जो है संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो ये कहता है कि भारत जो है अपने राज्य में से किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकता है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। राज्यों के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि पहले देखिए उड़ीसा कहते थे, अब उसको ओडिशा कहते हैं। ठीक है, तो सीमाओं में परिवर्तन होता ही, जैसे कि तेलंगाना को बनाया गया आंध्र प्रदेश से अलग करके, और ये काम सिर्फ और सिर्फ संसद करती है। और इसको साधारण संशोधन के द्वारा भी किया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 368 में दिया गया है, उसके द्वारा इनको बनाया जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको अभी जो बताए हैं, जैसे कि मिजोरम राज्य बना था, अरुणाचल प्रदेश बना था, गोवा का विलय किया गया था, तो जब पुर्तगालियों से जब इसे लिया गया था गोवा को, तो 12वें संविधान संशोधन के द्वारा लिया गया था। तो कुछ में मैंने आपको बताया कि संविधान संशोधन किए गए थे, जबकि कुछ में मैंने बताया कि वो सीधे राज्य से अलग करके बना दिए गए। तो ऐसा कब होता है कि राज्य से अलग करके कब बना दिए जाते हैं। तो अगर देखिए, अगर संविधान के किसी और भी जो प्रावधान संविधान में दिए गए हैं, अगर उनमें जो है परिवर्तन नहीं होता है तो डायरेक्ट जो है डायरेक्ट राज्य से नया राज्य बना सकते हैं। अनुच्छेद 368 के द्वारा पूछा जाता है कौन से आर्टिकल 368 का प्रयोग करके नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है संशोधन करके। और अगर संविधान के किसी भी भाग में जो है कोई प्रावधान जो है अगर उनमें परिवर्तन होता है तो और फिर नए राज्य बनते हैं, तो वहाँ पे संविधान संशोधन करना पड़ता है। और ये सब काम संसद का होता है, ये भी याद रखना है कि नए राज्यों को बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है, राज्यों का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है। तो ये थे हमारे कुछ राज्यों के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण
बातें अब मुझे लगता है कि शायद आप इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उम्मीद है कि इसे सही ही कर पाएंगे, अगर आपने बातों को ठीक से सुना होगा और आप इसे साथ साथ नोट भी बनाते चले होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई बेहतर क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।